नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, हमने कोल्हान यूनिवर्सिटी के स्टार्टिंग में सेमेस्टर 1 के बहुत सारे वीडियो बनाए और आप लोग बहुत ज़बरदस्त प्यार दिए। आप लोगों का बहुत अच्छा सफ़र है। ये लास्ट एग्ज़ाम है 30 तारीख को आप लोगों का मेजर पेपर का। उसके बाद सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। फिर हम लोगों का जो जर्नी शुरू होगा वो सेमेस्टर 2 के लिए शुरू होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी 26-30 के सेशन में सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिए हैं या जो अभी एग्ज़ाम लिख रहे हैं सेमेस्टर 2 के लिए, जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम लिखे हैं, उनके लिए सेमेस्टर 2 का दोनों का बैच हम लोग 10 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। और ध्यान रहे कि सिर्फ अंतिम समय पे पढ़ने से क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम तो आप लिखे, जो हम पढ़ाए वो मैच भी किया, सारा मैच किया। नहीं होता है कि सब जानते थे लेकिन लिख नहीं पाए बढ़िया से, क्योंकि हम लोगों को इतना कम समय मिला कि याद नहीं हो पाया। तो अगर आप ये परेशानी से उलझ रहे हैं कि कम समय में पढ़ नहीं पाए, तो आपके लिए CWH ऑनलाइन एकेडमी एक बेहतरीन मौका लेकर आया है कि आप सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 1, जो 26-30 वाले हैं वो सेमेस्टर 1 के लिए, जो 25-29 वाले हैं वो सेमेस्टर 2 के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो कोर्स से भी, पीडीएफ कोर्स से भी। पीडीएफ कोर्स इस बार चूंकि हम लोग बहुत जल्दी में बनाए तो बहुत कुछ अरेंज नहीं था, लेकिन अब जो भी आएगा सॉलिड आएगा। बस एक चीज़, एक रिक्वेस्ट है कि आपके यूनिवर्सिटी का कोई चीज़ जो हम लोगों के पास जो है, मतलब यूनिवर्सिटी का जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे सिलेबस है या कुछ भी है, उसके वेबसाइट पे दिखना चाहिए, बट दिखता ही नहीं है। तो जिसके कारण हम लोगों तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाता। बार बार वेबसाइट चेक कर रहे हैं, कहीं अपलोड नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कॉलेज में पढ़ते हैं अपने टीचर से मांग के नया सिलेबस वो हमें जरूर मेरे नंबर पर भेज दीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा नोट्स बन के रेडी हो जाएगा। क्योंकि कॉमर्स तो हमारा है, उसका तो लाइव क्लास भी चलेगा, वीडियो कोर्स भी है, पीडीएफ कोर्स भी है। लेकिन साइंस के लिए और आर्ट्स के लिए हम लोग पीडीएफ कोर्स का कोशिश कर रहे हैं। साइंस में मेजर माइनर का पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन बाकी का होगा। लेकिन आर्ट्स का सारा पीडीएफ कोर्स हमारे लिए अवेलेबल रहेगा। तो आप सिलेबस हमें जरूर भेजिएगा कोल्हान यूनिवर्सिटी का, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। अगर आपको हमने थोड़ा भी मदद किया है तो आप ये मदद करें कि सिलेबस हमें व्हाट्सअप जरूर कर दे। मेरा नंबर सबके पास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग मेजर पेपर की तरफ। तो मेजर पेपर में हम लोग आज शुरू करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चूंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछेगा, लेकिन कम समय होने के कारण आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, तो हमने सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया जो आपको आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अकाउंटिंग? लेखांकन क्या है? तो बोलता है लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देनों का रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है, समराइजिंग होता है और एनालिसिस होता है। यानी वित्तीय लेन देनों का लेखांकन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, सारांश तैयार करते हैं और विश्लेषण करने का काम जहाँ पे करते हैं उसके हम लेखांकन कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि इसमें सभी जो ऐसे लेन देनों को लिखा जाता है जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण होता है, सारांश तैयार होता है, निर्णय लेने में लेखांकन मदद करता है, लाभ हानि ज्ञात करने में, वित्तीय स्थिति ज्ञात करने में लेखांकन मदद करता है और आय और व्यय पर नियंत्रण रखने में भी लेखांकन मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन कौन? आखिर एक बिजनेस अपना लेखांकन करता क्यों है? किसको बताना चाहता है अपने बारे में? तो एक बिजनेस अपने बारे में दो लोगों को बताना चाहता है। कुछ इंटरनल यूजर होते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता, जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, उनको बताना चाहता है कंपनी के बारे में। तो आंतरिक यूजर में कौन कौन से यूजर है? तो चलिए, फर्स्ट यूजर का नाम है मैनेजर, डायरेक्टर, ये अंदर वाले कर्मचारी, अंदर वाले। बाहर वाले लोग जो है वो कंपनी से बाहर होते हैं, इनका डायरेक्टली कोई कंपनी से कनेक्शन नहीं होता है। ये कंपनी से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। और ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं, बाहर वाले लोग होते हैं, जिसमें इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, बैंक है, ये सब आएगा। अब बोला है व्हाट इज कैश बेसिस अकाउंटिंग? देखिए, अकाउंटिंग के दो बेस होते हैं, दो आधार होते हैं। एक होता है कैश बेसिस, एक होता है क्रेडिट एक्रूरल बेसिस। कैश बेसिस में जब हम नगद लेन देन करते हैं तभी रिकॉर्ड करते हैं, उधार का लेखा नहीं करते। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग टेक्निक है जिसमें सिर्फ नगद लेन देन को लिखा जाता है, उधार का कोई लेखा नहीं किया जाता है। यह है कैश बेसिस अकाउंटिंग, ठीक है। और एक होता है एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग, जिसमें नगद भी लिखते हैं और उधार भी लिखते हैं। हम लोग अभी तक जितना लिखे हैं लगभग एक्रूरल बेस लिखे हैं, क्योंकि हम लोग नगद उधार दोनों ले लिखते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नगद लेन देन को लिखा जाता है। देखिए इसमें लिखिए, उसमें उधार लेन देन को शामिल नहीं किया जाता। तो ऐसा लेखांकन का आधार जिसके अंतर्गत केवल नगद लेन देनों को लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। और जहां नगद उधार दोनों लिखा जाता है उसको बोलते हैं एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हैं, जहां नगद और उधार दोनों लेन देनों को लिखा जाता है। याद रखिएगा, नगद और उधार दोनों लेन देनों को लिखा जाता है। लेखांकन मानकों को परिभाषित कीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? तो लेखांकन मानक वे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वे परिपाटी है, वे स्टैंडर्ड्स है जिसके जो क्या करता है, मैनेजर्स को हेल्प करता है, अकाउंटेंट को हेल्प करता है अकाउंटिंग प्रोसेस में। जो एक लेखा करने वाला व्यक्ति को, लेखांकन करने वाले व्यक्ति को मदद करता है लेखांकन प्रक्रिया में। वे नियम, वे जो है उप नियम, वे सिद्धांत, वे कहलाते हैं लेखांकन मानक। IFRS क्या है भाई?
तो आईएफआरएस एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया में बताता है कि वन वर्ल्ड वन अकाउंटिंग सिस्टम, एक दुनिया है तो एक लेखांकन सिस्टम होना चाहिए। आईएफआरएस आने के पहले दुनिया में हर देशों का अपना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था। अब दुनिया में एक ही सिस्टम डेवलप होना है, उसके लिए आईएफआरएस लाया गया। क्या समस्या था जो आईएफआरएस लाया गया? क्योंकि कोई मल्टीनेशनल कंपनी 6 देशों में बिजनेस करती, 6 देशों का अपना अपना सिस्टम है, तो उसको एक साथ खाता मिलाने में तो 6 देश से टोटल कितना कमाया, बहुत दिक्कत होता था। तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश जो बिजनेस में बहुत आगे हैं, उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना पूरे दुनिया के लिए एक सिस्टम बनाया जाए, और ये सिस्टम उसी कंपनी पर लागू होगा जो मल्टीनेशनल कंपनी, देखिए लिखा है ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया इसको मानती है। वित्तीय रिपोर्टिंग में एकरूपता लाता है, सारा दुनिया में एक जैसा सिस्टम है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाता है। विभिन्न देशों की कंपनियों की तुलना आसान हो जाती है और कई देशों द्वारा इसे अपनाया गया, भारत भी इसे अपना चुका है। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है लेजर अकाउंट का, लेजर का एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को लिखा जाता है। दोनों साइड अगर मैच कर गया तो ये माना जाता है कि हमने आज तक जो जर्नल और लेजर बनाया उसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, गणितीय शुद्धता है। तो हम अपने लेन देनों के गणितीय शुद्धता की जानकारी के लिए ये बनाते हैं ट्रायल बैलेंसेस। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंसेस। व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? व्यवसायिक लेन देन क्या है? तो भैया बिजनेस ट्रांजेक्शन वैसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी में होते हैं, पैसे के रूप में अगर कोई लेन देन हो रहे हैं तो वो लेन देन बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाते हैं, व्यवसायिक लेन देन कहलाते हैं। वाटर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन सिद्धांत क्या है? लेखांकन सिद्धांत वे गाइडलाइन है, वे प्रिंसिपल्स हैं, वे रूल्स हैं जो एक लेखांकन करने वाले व्यक्ति के द्वारा माने जाते हैं। जो सदियों से लेखांकन के नियम बनाए गए हैं वही नियम कहलाते हैं प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। बोलता है कि प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, लेन देन दर्ज करने का ढांचा प्रदान करता है, एक रूपता लाता है, स्थिरता बनाए रखता है, वित्तीय विवरण तैयार करने में सहायता करता है और जानकारी को विश्वसनीय और समझने योग्य बनाने में मदद करता है। लेखांकन में व्यापक रूप से इसे अपनाया जाता है। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? वित्तीय लेखांकन क्या है? तो वित्तीय लेखांकन लेखांकन की वह शाखा है जिसमें व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों का रिकॉर्ड रखने, सारांश तैयार करने, रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है ताकि बाहरी उपयोगकर्ताओं के द्वारा को जानकारी दी जा सके। यानी लेखांकन का एक ऐसा तरीका जिसमें व्यवसाय के लेन देनों को लिखने, उसका समरी बनाने, उसका रिपोर्ट तैयार करने के लिए अगर कोई लेखांकन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका की पॉइंट क्या है? तो वित्तीय लेन देनों का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। इसमें बाहरी उपयोगकर्ता और आंतरिक उपयोगकर्ता दोनों को जानकारी दी जाती है। इसमें लेखांकन सिद्धांतों, मानकों का पालन किया जाता है और व्यवसाय की वास्तविक स्थिति, जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं, उसका प्रदर्शन किया जाता है। अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो हम पढ़ाएंगे नहीं, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको खुद से करना है। पीडीएफ खरीदे हुए हैं, सब लोगों के पास पीडीएफ है, थोड़ा पढ़िए। ये मेजर पेपर एक ऐसा पेपर है ना जहाँ पे हम थ्योरी वाले पोर्शन को ही करवाएंगे, तो न्यूमेरिकल बाबू लोग आपको खुद करना है। तो न्यूमेरिकल अगर आप पढ़े हुए हैं तो खुद कर सकते हैं, ठीक है? पढ़े हुए हैं तो खुद ही आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। भाई आ जाओ, यूनिट 2। कितना लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू, अपने से करना है आप लोग को। यूनिट 2 आ गया। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? तो बहुत इजी चीज है। डेप्रिसिएशन क्या है? तो कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, किसी संपत्ति का मूल्य लगातार घटेगा उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन का परिभाषा वही है, कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। देखिए न्यूमेरिकल पेपर को, चूंकि मैथमेटिकल पेपर है अकाउंट्स, इसको आप सोचिएगा कि हम शॉर्टकट में एकदम 4-5-20 गो क्वेश्चन पढ़ लेंगे और लिख देंगे, संभव नहीं। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़ना होगा। तो अगर आप साल भर 6 महीना नहीं पढ़ें तो आपके लिए थोड़ा ये पेपर तकलीफ देगा। जो थ्योरी थे वो तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, न्यूमेरिकल में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जो गलती सेमेस्टर 1 में कर चुके हैं वो सेमेस्टर 2 में ना करें, नहीं तो उलझेंगे आप, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा, डेप्रिसिएशन का कारण बताइए। डेप्रिसिएशन का कारण है टूट फूट, लगातार उपयोग के कारण घिसावट होता है, टूट फूट होता है, या टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण भी डेप्रिसिएशन लगता है। बोलता है मूल्य ह्रास के 2 उद्देश्य बताए। क्यों डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए? तो डेप्रिसिएशन सही लाभ का निर्धारण करने के लिए लगाना चाहिए और बैलेंस शीट में संपत्ति का सही वैल्यू जानने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड? सरल रेखा विधि क्या है? तो स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन लगाने की एक ऐसी विधि है जहां पे हर साल डेप्रिसिएशन एक ही रेट से लगाया जाता है, सेम रेट से। जब डेप्रिसिएशन एक ही रेट से हर साल लगाया जाएगा तो ऐसे मेथड्स को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन।
अब हो रहा है कि व्हाट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ह्रासमान विधि क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन निकालने की एक ऐसी विधि है जहां पे एक साल जो डेप्रिसिएशन निकल गया उसके बाद जो बच के वैल्यू बचेगा वो उसके ऊपर निकलेगा नहीं, हर साल डेप्रिसिएशन का वैल्यू घटता चला जाएगा क्योंकि संपत्ति का वैल्यू घटता चला जाता है। तो ये होता है, इसी को हम रिड्यूसिबल बोलता है। व्हाट इज रिसीडुअल वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई मशीन 1 लाख रुपए की है, 3 साल डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो बचेगा वैल्यू उसी को बोलते हैं रिसीडुअल वैल्यू, बचा हुआ वैल्यू, अवशेष वैल्यू। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, एक संपत्ति का जीवन काल कितना होता है, जितना जीवन होगा वही संपत्ति का उपयोगी जीवन कहलाता है। एन्युटी मेथड डेप्रिसिएशन लगाने का एक ऐसा मेथड है जहां पे हम एन्युटी सिस्टम से डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मशीन आवर रेट मेथड भी एक ऐसा मेथड है डेप्रिसिएशन लगाने का जहां पे हम मशीन आवर रेट के हिसाब से, मशीन कितने घंटे चली है उसके हिसाब से उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उसको बोलते हैं मशीन आवर रेट मेथड, जहां पे हम मशीन कितने घंटे चली है उसके आधार पर। ह्रास का मूल्य ह्रास का अर्थ बताइए, उसके उद्देश्य बताइए। तो ह्रास का अर्थ अभी बता चुके हैं डेप्रिसिएशन। बोलता है कि मूल्य ह्रास का अर्थ है किसी अस्थायी संपत्ति के मूल्य में निरंतर उपयोग, समय के प्रभाव, घिसावट, टूट फूट, अप्रचलन और प्राकृतिक कारणों से होने वाली अस्थायी कमी को हम ह्रास कहते हैं। ह्रास का क्या उद्देश्य है, क्यों लगाते हैं? तो हम संपत्ति का सही लागत निकालना चाहते हैं, बैलेंस शीट में अस्थायी संपत्ति को सही कीमत पर दिखाना चाहते हैं। हम लोग उपयोगी जीवन में कितना दिन इसका लाइफ है उसके हिसाब से धन की व्यवस्था करेंगे। मान लो 5 साल में मशीन खराब हो जाएगा तो आज से जुगाड़ करेंगे, सही लाभ हानि ज्ञात करने के लिए और व्यवसाय का फाइनेंशियल पोजीशन सही जानने के लिए, लेखांकन के नियमों का पालन करने के लिए। ये सब कारण है जिसके कारण हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एक्सप्लेन द काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो टूट फूट हो सकता है, घिसावट के कारण, बहुत बार समय बीतने के कारण डेप्रिसिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं ना आउटडेटेड हो गया। अप्रचलन के कारण आउटडेटेड हो जाना, अप्रचलन में है नहीं। प्राकृतिक कारण से, जैसे अचानक बाढ़ आ गया बर्बाद हो गया डेप्रिसिएशन लग गया। अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया तो डेप्रिसिएशन लग गया। आग से कारण, बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण। डिप्लेशन मतलब खाली हो जाना, जैसे तेल का कुआं है मेरे पास 600 करोड़ में खरीदे, सारा तेल निकल गया, खाली हो गया तो 600 करोड़ खत्म हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है। डेप्रिसिएशन की लेखांकन अवधारणा क्या है, कैसे लिखते हैं? तो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन का, देखो यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्यों लिखते हैं? तो इसलिए लिखते हैं ताकि हम सही लाभ हानि का निर्धारण कर सके, बैलेंस शीट में संपत्ति को सही वैल्यू पर दिखा सके, लेखांकन सिद्धांतों और मानकों का पालन कर सके, वित्तीय विवरण का निष्पक्ष और सही प्रस्तुतिकरण कर सके, उचित वित्तीय नियोजन कर सके और संपत्तियों का प्रतिस्थापन कर सके, इसलिए लिख रहे हैं। और लिखा है मूल्य ह्रास के मापन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? तो पहला कारक है जो कॉस्ट ऑफ एसेट, इससे हमारा डेप्रिसिएशन अफेक्टेड होगा। दूसरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तीसरा रेसिडुअल लाइफ, चौथा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, पांचवा नेचर एंड यूज ऑफ द एसेट्स, छठा लीगल एंड अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट। ये सारे ऐसे अकाउंटिंग मतलब डेप्रिसिएशन निकालते समय ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण डेप्रिसिएशन का वैल्यू चेंज होता है। ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण डेप्रिसिएशन का वैल्यू चेंज होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन स्ट्रेट लाइन मेथड और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखिए डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड जिसका डेप्रिसिएशन का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनता है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहता है। और एक मेथड है डीबीएम मेथड, डीबीएम ऐसे होता है, डीबीएम डेप्रिसिएशन। ये है डीबीएम मेथड, डीबीएम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसको बोलते हैं एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ऐसा मेथड डेप्रिसिएशन लगाने का जहां हर साल डेप्रिसिएशन सेम लगता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसको निकालेंगे कैसे फॉर्मूला? तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। एडवांटेज क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड का? तो बोलता है कि यह बोलता है इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यह सरल और समझने में आसान मेथड है। प्रत्येक वर्ष सामान्य मूल्य ह्रास लगाया जाता है, हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। यह उन संपत्तियों के लिए उपयुक्त है जिनकी उपयोगिता पूरे जीवन में समान रहती है और यह विभिन्न वर्षों के लाभ की तुलना करने में सहायता होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड से? बोलता है यह बढ़ते हुए मरम्मत लागत और रख रखाव की व्यय की उपेक्षा कर देता है, जिसके कारण यह सही मेथड नहीं लगाया जाता है। ये उन संपत्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है जिसकी कार्य क्षमता धीरे समय के साथ घटती है, यानी जो संपत्ति धीरे धीरे कम होता जाता है उसका वैल्यू, उसके लिए ठीक नहीं है। मरम्मत व्यय बढ़ने के कारण ये सही मेथड नहीं माना जाता, इसीलिए दूसरा मेथड का जन्म हुआ जिसका नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो यहाँ पे है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलता है हर साल जैसे जैसे किसी संपत्ति का इस्तेमाल करते जाते हैं उसका डेप्रिसिएशन धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे किसी संपत्ति का इस्तेमाल करते जाते हैं उसका डेप्रिसिएशन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी कमी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसी कमी को बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, याद रखिएगा।
तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मेरिट क्या है, तो बोलता है इट इज मोर साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक मेथड। ये सही मेथड है, इसको कोई भी आदमी सही बोलता है। यह मशीनों, वाहनों, उपकरणों के लिए उपयुक्त होता है। यह मूल्यह्रास और मरम्मत व्यय के बीच में संतुलन बनाता है। यह सतर्कता के सिद्धांत को पालन करता है। इसका डिमेरिट क्या है, इसकी गणना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। इस विधि में संपत्ति का मूल्य पूर्णतः शून्य नहीं हो सकता कभी भी। प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास की राशि अलग अलग होने से तुलना करना कठिन हो जाता है। और अतः हर बोलता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड उन संपत्तियों के लिए अधिक उपयुक्त है जिसकी कार्य क्षमता उपयोग समय के साथ घटती है। और सारी संपत्ति की कार्य क्षमता उपयोग समय के साथ घटती है, वहां पे डीबीएम बहुत अच्छा होता है। यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड उस संपत्ति के ऊपर अच्छा होता है जिसका वैल्यू, जैसे मशीन है तो मशीन के ऊपर बहुत बढ़िया, क्योंकि मशीन धीरे 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 उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी घटता चला जाएगा, तो उसके लिए मेथड बहुत अच्छा। अब दोनों में अंतर बोल रहा है, तो अंतर तो बता चुके, तो आप बना सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए हो गया डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, इधर मशीन आवर रेट ये सब आ गया, बता चुके हैं। तो ये हम लोग 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए बाबू लोग। कितना यूनिट कंप्लीट किए, 2 यूनिट का कंप्लीट पूरा डिटेल यहाँ पे डाल दिए। 2 यूनिट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। थर्ड यूनिट है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये हम लोगों को पढ़ना है थर्ड यूनिट में। तो हम लोग अगले वीडियो में इसको लेकर आएंगे। बाकी पीडीएफ से थोड़ा पढ़िए, बेसिक कंसेप्ट तो हम दे दिए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन उधर का जितना भी है उसमें डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन इन्वेंट्री वैल्यूएशन से न्यूमेरिकल पूछेगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से भी एक न्यूमेरिकल पूछेगा, एक डेप्रिसिएशन से पूछेगा। अगर आप पढ़े हुए हैं, आपको नॉलेज है, तो उस चैप्टर को थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन वहां से भी पूछ सकता है। और इसके आगे हम लोग बताएंगे अगले वीडियो में कि यहाँ से किधर क्वेश्चन कौन सा पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, डेप्रिसिएशन, वहां से क्वेश्चन पूछने का चांस बन सकता है। बाकी चैप्टर 1 जो है उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये चैप्टर 3 है, तो चैप्टर 1 और 2 में से 1 में केवल थ्योरी पूछेगा, 2 में एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1 और 2 में आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन का एक न्यूमेरिकल आने का चांस है, नहीं तो थ्योरी भी आ सकता है। और बाकी फर्स्ट लेक्चर आप आराम से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, कमांड कीजिए उसका। और हम चलते हैं अगले क्लास में, जब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन।